सभी का स्वागत है। और हमारे साथ एक कानपुर की जानी मानी शख्सियत जुड़ने वाले हैं, अरुण पाठक जी, जो कि खंड स्नातक चुनाव बीजेपी प्रत्याशी हैं। उन्नाव स्नातक के लिए पार्टी के वर्तमान एमएलसी अरुण पाठक को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। स्नातक सीट लंबे समय तक कांग्रेस के पास रही। पहली बार उपचुनाव में सीट पर भाजपा ने अरुण पाठक के रूप में जीत हासिल की थी। तब से ये सीट भाजपा के पास बनी हुई है। अरुण पाठक पेशे से एक शिक्षक भी हैं और जहां तक जनता की बात करें तो वो उन्हें काफी पसंद भी करती हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार। ठीक है, आप शुरुआत में करती हूँ कि आप 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। एज ए एमएलसी आप खुद को कैसे देखते हैं? बात सही कि मैं एमएलसी के रूप में, मेरे लिए पहले मैं जब एमएलसी बना 2015 के उपचुनाव में, तो ये सीट लगभग 99 वर्षों तक एक परिवार के पास थी और मोदी जी के नेतृत्व में इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। फिर उपचुनाव के बाद जब पूरा चुनाव हुआ था तो फिर इस सीट को लगभग 10,000 सीटों से हम लोगों ने जीता था। मेरे लिए टारगेट ये था कि एमएलसी के जो कर्तव्य क्या होते हैं, एमएलसी के काम क्या होते हैं, ये आम जनमानस तक पहुंचाना। क्योंकि लोग एमएलसी को ऐसा मानते थे कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो 6 साल वर्ष बाद ही जनता के बीच में आता है, ये 6 साल बाद ही वोट मांगने आता है। लोगों को उसके कर्तव्य भी नहीं पता थे। मैंने पूरा प्रयास किया है शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, कि मैं ये बता पाऊँ कि एमएलसी माने एक जनता का सेवक, एमएलसी माने अपने स्नातकों की समस्याओं को सरकार तक ले जाने वाला, एमएलसी माने स्नातक एमएलसी माने सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना, और एक जनप्रतिनिधि का जो एक मैसेंजर का काम होता है आम जनमानस और सरकार के बीच में, उस दायित्व को पूरा करने का काम किया है। मैंने प्रयास किया कि सुगमता, उपलब्धता और सरलता, किसी भी जनता की एक अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा होती है कि उसको सुगम हो, उससे वो मिल पाए, अपनी बात ठीक ढंग से कह पाए, उपलब्ध हो पाए और उसकी बात में क्या काम हुआ, क्या क्रियान्वयन हुआ है, उससे वो अवगत भी हो पाए। मैंने प्रयास किया और उसका एक सीधा सा उदाहरण था कि जब मैं उपचुनाव में पहली बार द्वितीय वरीयता के आधार पर कुछ वोटों से जीता था, जिसकी संख्या 28 वगैरह रही होगी, उसके बाद फिर और काउंटिंग हुई। लेकिन दूसरे चुनाव जो 22 महीने के बाद ही हुआ, उसमें जनता का अपार समर्थन मिला और मैं लगभग 10,000 वोटों से जीता। मैं, चूँकि आपका ये चैनल बहुत ही फेमस और पारदर्शी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, मैं आपके चैनल में बहुत शिद्दत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि आगामी जब 3 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा तो कानपुर, उन्नाव और कानपुर देहात की जो खंड स्नातक क्षेत्र के स्नातक मतदाता हैं, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए मन बनाया हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी विधान परिषद की सीटें हैं, उसमें अभी तक जो सबसे लंबे अंतराल की जीत हुई होगी, उसको भी तोड़ने का मन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ के जनमानस ने, यहाँ की आम जनता ने, प्रबुद्ध जन ने बनाया हुआ है। मैं इस प्यार के लिए, एक स्नेह के लिए उनका बहुत आपके चैनल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। अरुण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं और लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं और ये आपकी जीत जो है वो बताती है। एक बार फिर से आप प्रत्याशी हैं, लेकिन इन 6 सालों में आपने क्या किया है? आपने सदन में किस तरीके से जनता के मुद्दों को उठाया है? और सबसे पहले मैं इस पर बात करूं, उससे पहले ये भी जानना चाहूँगी कि एमएलसी के क्या मुद्दे होते हैं, क्या काम होता है और किस तरीके से ये आपने इसको लेकर आवाज़ उठाई है? बात सही है कि एमएलसी के लोग, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि एमएलसी के लोग कर्तव्य भी नहीं जानते कि एमएलसी का काम क्या है। एक उच्च सदन है जिसमें विधानसभा से होने वाले सभी नियमों को, जो विधेयक होते हैं, उनको यहाँ पे पास होना जरूरी होता है, उस पर चर्चा होती है, उसके जो अच्छे पहलू या जो उसके खराब पहलू होते हैं, दोनों पर चर्चा होती है, उसमें संशोधन होता है, तब वो राज्यपाल के पास जाता है और फिर वहाँ से साइन होने के पश्चात वो संशोधन होकर नियम या जो भी उसमें पास होने के बाद वो नियम बनता है। मैं मुखरता के साथ जो हमारे स्नातक लोगों के पक्ष में जो बात होती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में यदि स्नातकों की बात है, वैसे भी जब से 2017 के बाद योगी सरकार आई है, उसने स्नातकों के लिए उतना कुछ किया जितने उसके पहले के 15 वर्षों में नहीं हुआ था। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चालू की गई। इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी बेरोजगार को 25 लाख रुपए का उद्योग के लिए और 10 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए इसमें अनुदान दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, हमारे जो एससी क्षेत्र के लोग हैं, पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, उनको केवल 5% और बाकी सामान को 10% एक कास्ट मनी जमा करनी होती है, उसके बाद वो अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ
एक सरकार हुआ करती थी जिसने केवल आखिरी वर्ष कुछ लैपटॉप बांटे थे और बड़ा बताया था कि मैं लैपटॉप बांटती हूँ। यहाँ पर लगभग 25 लाख से अधिक लैपटॉप ऐसे तकनीकी छात्रों को दिए गए जो स्नातक क्षेत्र में थे। स्मार्टफोन लगभग 1 करोड़ के आसपास बांटे गए, जिन्होंने इंटर पास करने के पश्चात आगामी में अपनी जो भी पढ़ाई थी वो चालू की। आप देखिए कि जब सरकार की मंशा होती है, वही प्रदेश होता है, वही अधिकारी होते हैं, सब काम करने वाले भी वही होते हैं, परंतु जब मंशा अच्छी होती है, एक भाव अच्छा होता है, तो अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिलता है। और हमारा जो युवा वर्ग है उसकी पढ़ाई बाधित ना हो, हमारा वो गरीब, वंचित, शोषित युवा वर्ग जिसके पास शायद एक लैपटॉप या स्मार्टफोन खरीदने के पैसे नहीं हो सकते होंगे, लेकिन उनको भी फ्री में बांटा गया। ये योगी सरकार का इस्तकबाल है। हर क्षेत्र में काम किया। आप सशस्त्र परीक्षण योजना आपने देखी, अभ्युदय योजना। अब हमारे गरीब छात्र दिल्ली जाते थे, जिनके पास पैसा नहीं, वो गांव से बहुत दूर, कोई कानपुर पढ़ने आता था, कोई इलाहाबाद पढ़ने जाता था, जिनको नेट की तैयारी करनी है, जिनको IIT JEE की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, किनको अपने जो सिविल परीक्षाओं की तैयारी करनी है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत उसी जिले में उनको एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए। और यहाँ तक कि जो वहाँ के स्थानीय हमारे DM होते हैं या अन्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो जाते हैं उन सेंटरों पर, बच्चों को वो भी एक क्लास लेते हैं, जाकर एक माहौल पैदा करते हैं कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सके। आप कल्पना करिए जब आपके ज़िले का DM जाकर बताए कि सिविल की परीक्षा की तैयारी ऐसे की जाती है, या आपके ज़िले का अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिसने IIT मेंस वगैरह क्वालिफाइंग किया है, वो जाके बताए कि हमने इस प्रकार से तैयारी की थी, आप ऐसे तैयारी करो, तो लोग, बच्चों का मोटिवेशन कितना होता है। आंकड़े गवाह हैं कि लोगों का जो पलायन था पढ़ाई के लिए अन्य प्रदेशों में, वो कम हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार लाई है, सरकार कर रही है। मुद्रा योजना आई है, और बड़ी संख्या में लोगों को, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, परंतु नौकरी देने वाले लोग पैदा किए जा सकते हैं। इसके कारण चाहे हमारी ITI हो या अन्य हमारे प्रशिक्षण केंद्र हो, टेक्निकल प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार एक जनपद एक योजना लाई, जिसमें उस जनपद के विशेष जो उसका उत्पाद था उसकी ब्रांडिंग की गई है। उसकी ब्रांडिंग आज उसका आलम है कि आगरा का पेठा केवल अब उत्तर प्रदेश के लिए नहीं रह गया, पूरे देश के लिए हो गया है। अलीगढ़ के ताले केवल पूरे देश के लिए हो गए हैं। कानपुर का चमड़ा पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों में भी जा रहा है। यह ब्रांडिंग, आप उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, संसाधन है, शक्ति है, ऊर्जा है, लोग हैं, एक इंटेलिजेंसी है, आप किसी प्रकार की कोई कमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन विडंबना थी कि 2017 के पहले 15 वर्षों की सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया एक जाति विशेष पर, उन्होंने ध्यान दिया एक पंथ विशेष पर। योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के आधार पर बेरोजगारी को विशेष रूप से उनकी पढ़ाई उनकी अच्छी हो पाए, उनको अच्छा माहौल मिल पाए, प्रशिक्षण करने के बाद वो कैसे उद्योग लगाएंगे उसमें उनकी सहायता हो पाए। जब एक उद्योग लगता है तो किसी एक आदमी को नौकरी नहीं मिलती, वो अपने साथ 10, 20, 25 को घोषित और अघोषित रूप से अन्य लोगों को भी उससे जॉब से जोड़ता है। मैं बहुत अपने आप को धन्य मानता हूं कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जन सेवा का कार्य करने का मौका मिला। मैं एक शिक्षक था और आज एक पॉलिटिशियन, और मैं मानता हूं कि आज जी मैं ये जानना चाहती थी कि आप शिक्षक थे और एक शिक्षक का इस तरीके से पॉलिटिक्स में आना, ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे हुआ, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली या कहाँ से आपका मन बना कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं और इस तरीके से लोगों का भला कर सकूं? हाँ, मैं आज भी मैं अपने आप को 51% शिक्षक ही मानता हूँ और 49% पॉलिटिशियन मानता हूँ। मेरी पॉलिटिक्स के ऊपर मेरा जो शिक्षकपन है वो हावी रहता है, मतलब वो उस पर उसकी अधिकता रहती है। मैं आज भी, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात पर आता है कि मैं जब अपनी केमिस्ट्री की क्लास अपने बच्चों के साथ बीच में लेता हूँ, मैं अभी प्रयास करता हूँ। मैंने अपने विधायकी काल में, आप शिक्षक हैं ये आपकी कलम बताती है, क्योंकि विधायक कुर्ता पजामा तो पहन लेते हैं लेकिन कलम नहीं लगाते हैं, और आप कलम के साथ स्टूडियो आए हैं, तो ये दर्शा रहा है कि आप शिक्षक ज़्यादा हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इन विधायकी काल में अपनी विधायक की शैली नहीं ली, मैंने अपनी शिक्षक की शैली ली है। और जब भी मौका लगा है, जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए, मैं अपनी क्लास भी लेने का प्रयास करता हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाए हुए अभी भी मेरी क्लास का इंतज़ार करते हैं। मिस करता हूँ जब मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। मुझे लगता है कि एक शिक्षक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं ये भी मानता हूँ कि अच्छे पॉलिटिशियन अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक शुचितापूर्ण तरीके से मैं शायद विधायक तभी बन पाया
जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। इसके पहले मैंने विद्यार्थी परिषद और संघ की वर्किंग किया। अचानक मेरे ध्यान में बात आई कि 99 वर्षों तक लगातार 1916 से जब से ये सीट बनी है, ऐसा क्या कारण है कि एक ही परिवार का उसमें वर्चस्व रहा। उसको एक टास्क के रूप में हम सब ने प्रयास किया सामूहिकता में। ये मेरा सौभाग्य था कि मोदी जी का उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री थे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने सब सामूहिक प्रयास के द्वारा उस टास्क को पूरा किया। और आज मैं बड़े फ़ख्र से इस बात को कह सकता हूँ कि उन सबका स्नेह, उन सबका प्यार, उन सबका अपनापन, उन सबका लगाव, उन सबका स्नेह मुझे भरपूर मिल रहा है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं जिन उद्देश्यों को लेकर राजनीति में आया मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से मैं इससे एग्जिस्ट हो जाऊँगा और बाहर चला जाऊँगा। मैं अपना टीचिंग का काम करूँगा। मैं तब तक राजनीति करने का इच्छुक भी हूँ और कर भी रहा हूँ जब तक जिन उद्देश्यों को लेकर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, उनके सपनों के भारत के निर्माण में मैं अपना योगदान कर पा रहा हूँ, तो मैं राजनीति में हूँ। मैं बहुत सच्चे हृदय से आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ मैं भगवान से मनाता हूँ कि मैं वैसा ही रहूँ। जिस रूप में मुझे लोगों ने, मेरी प्रबुद्ध मतदाताओं ने मुझे चुना था, मैं अपना रूप वही रखूँ, मैं अपना स्वरूप वही रखूँ, मैं अपना स्वभाव वही रखूँ, मैं अपना उनके साथ जो हमारे संबंध में उसी प्रकार का रखूँ। और इसके साथ साथ मैं दिन भर मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है कि आज मेरे कारण कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ पाई। शायद उनके चेहरे की मुस्कान मुझे संतुष्टि देती है, मुझे ये बताती है कि नहीं, आप जिस काम में आए वो ठीक कर रहे हैं। कभी कभी मुझसे ऐसा होता है कि कोई मुझसे रुष्ट होकर जाता है या मुझे लगता है कि मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाया, मैं उसको रिकॉल करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, अपनी बात समझाता हूँ, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हैं। कभी कभी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी कभी अपेक्षाएं नियम मेरी जो लक्ष्मण रेखा है उसके उस पार की होती हैं। समझाने का प्रयास करता हूँ एक नए लोगों को, नए जो उसकी उनका जनप्रतिनिधि की जो कल्पना है उस कल्पना में मैं साकार हूँ, फिट बैठूँ, इसका मैं प्रयास करता हूँ। अरुण जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे कि पिछले चुनावों की तुलना में ये चुनाव अलग कैसे है, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें 4 पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये चुनाव एक तो इस कारण भी अलग है कि 107 वर्षों बाद, ये 1916 में सीट बनी थी, उसके 107 2023 में हो रहे हैं। 107 वर्षों बाद ये चुनाव जो फैमिली चुनाव लड़ती थी, स्वरूप फैमिली, उसके बिना हो रहा है। हाँ। इसलिए ये चुनाव बड़ा अलग है। साथ ही साथ थोड़ा और इसको आगे बढ़ाऊंगा कि उस फैमिली ने मोदी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मुझे भारतीय जनता, काफ़ी बड़े हिस्से ने मुझे समर्थन भी दिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्थात मुझे लड़ा भी रहे। ये चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि और अलग हो गया कि अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लोकप्रिय विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी ने एक आह्वान किया कि आगामी 400 दिनों तक पूरे देश में होने वाले किसी भी प्रकार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन मिलकर जीतेंगे, हारेंगे नहीं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके इस आह्वान के बाद पहला जो 14 दिन बाद चुनाव हो रहा है वो 30 जनवरी को हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानपुर, उन्नाव और कानपुर देहात की जनता मोदी जी के इस आह्वान को सबसे जल्दी पूरा करने वाली, उनको ये सौभाग्य मिला, पूरा करेगी। और पूरा ही नहीं करेगी, एक रिकॉर्ड मतों के साथ पूरा करेगी, जिसकी गूंज शायद बहुत दिनों तक विधान परिषद चुनाव में बनी रहेगी। मैं इसलिए चुनाव अन्य चुनावों से अलग है कि हमने अपने पार्टी के, अपने देश के सबसे बड़े नेता को आह्वान को पूरा करने का सौभाग्य हम इस कानपुर नौखंड स्नातक क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ ये चुनाव इसलिए भी अलग है कि जो लोग, खासतौर से एक पार्टी के लोग कहते थे कि जब ईवीएम से चुनाव होता है तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ। ये आपको पता है, ये चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर पे होता है। मैं चाहूँगा कि 3 फरवरी को जब इसका रिजल्ट आए तो आप इस बात को जरूर लाएंगे कि जब ये चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो 3 तारीख को वो नेता आपके चैनल पर, टीवी स्क्रीन पर आके जरूर बताएं कि बैलेट से भी चुनाव होने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में इस प्रकार का परिणाम क्यों आया। अब तक तो आप कहते थे कि वोटिंग मशीन से चुनाव होता है इसलिए ऐसा हो जाता है, अब तो बैलेट से हो रहा है, अब तो आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन मैं अपने इन तीनों जिले की प्रबुद्ध मतदाताओं, स्नातक जो वोटर हैं, उनके विश्वास के आधार पर, उनके प्यार के आधार पर, उनके अपनेपन के आधार पर
मोदी और योगी जी के उनके साथ चलने के आधार पर ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसका परिणाम बैलेट पेपर पे होने वाले चुनाव का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जोरदार होने वाला है। अरुण जी, हम चाहेंगे कि आप खुद आकर इस बात का जिक्र करें यहाँ पर और बताएं। बिल्कुल, आपकी जीत के बाद जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। अरुण पाठक जी, खंड स्नातक चुनाव बीजेपी प्रत्याशी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और के न्यूज पर आज एक्सक्लूसिव बातचीत अरुण पाठक जी से। अरुण पाठक जी, हमने तमाम चीजें यहाँ पर अभी बात की कि किस तरीके से चुनाव अलग रहने वाले हैं, क्या कुछ पिछले जब आपका कार्यकाल रहा आपने क्या कुछ किया, कैसे एक रीत बदली, इस पर आपने चर्चा की। अब मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको वोट करना चाहते हैं या जो वोट करना चाहते हैं आपको या किसी और को भी, जो वोटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसका क्राइटेरिया ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है इसका प्रोसेस क्या है, कौन लोग हैं जो इसमें वोट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता। तो ये कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स हैं, मैं खुद वोटर नहीं हूँ जी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं खुद वोटर नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो वोट करना चाहते हैं पर वो वोटर नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इस प्रश्न में ही शायद मैं बताना चाहूँगा कि ये चुनाव आम जनता का शायद इसीलिए नहीं बन पाया कि बहुत सिलेक्टेड लोग इसको वोट को उनके वोट बनते थे और वोट बनने के बाद कुछ ही लोग इस अपने प्रतिनिधि को चुन लिया करते थे। इस वोट बनने की एक प्रक्रिया होती है, ये डेलीगेट का चुनाव कहलाता है और इसमें हर चुनाव में नई वोटर लिस्ट मिलती है। सामान्यतः होता क्या है कि विधानसभा और लोकसभा और सभासद के जो चुनाव होते हैं उसमें पुरानी वाली वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ते हैं, लेकिन इसमें एक सिरे से नई वोटर लिस्ट बनती है और हर बार नए वोटर लिस्ट के लिए डेलीगेट के रूप में जो जिसमें वोटर बनना चाहते हैं उनको एक छोटी सी एक अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स के पश्चात एक अपना फार्म भरना होता है। उस डॉक्यूमेंट में एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी होती है, मार्कशीट की फोटोकॉपी होती है और डिक्लेरेशन भी होता है, इसमें उनके साइन होते हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि फॉर्म होता है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इसकी जानकारी भी तो होना चाहिए। ये जागरूकता क्यों नहीं है लोगों में? हाँ, मैं मानता हूँ कि जागरूकता जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। सरकारी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो बहुत सारे विज्ञापन और ऐड निकालता है। कहते हैं कि जीडी होता है, बस उसी के तहत लोग आकर वोट कर देते हैं, ये बात सदियों से चली आ रही है। हाँ, लेकिन उतनी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी के स्तर से बहुत अच्छे से हुए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग रह गए। लोकतंत्र का ये पर्व है और लोकतंत्र की ये खूबी होती है कि इसमें जितने ज़्यादा अधिक मतदाता होते हैं उनका जो प्रत्याशी होता है, उनका जो चयन होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि पिछली बार तीनों जिले मिलाकर लगभग 1,36,000 की वोटर लिस्ट थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के कारण ये आज की वोटर लिस्ट 2,10,000 की हुई है। इसका मतलब कि लगभग पिछली बार की अपेक्षा 160% वोट ज़्यादा बने हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। मैं एकदम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि विधान परिषद का जब भी अगला चुनाव हो, सब लोग शिद्दत के साथ अपना वोट जरूर बनाएं, अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। सामान्यतः देखने में ऐसा आता है लोग अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते। हाँ। आपका ये अधिकार है इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लेना, अपना वोट बनवाना और अपना अच्छा कोई ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना। जब बहुत कम लोग होंगे तो जनप्रतिनिधि भी कुछ लोगों के बीच का होगा, ज़्यादा लोग होंगे तो उनका चयन का आधार बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं बहुत निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग अगली बार वोटर जरूर बने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आपने जैसे कि बताया आपने पिछले कार्यकाल में क्या कुछ किया है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको लोग एमएलसी क्यों चुने और आगे अगर आपको चुना जाता है तो आप किस तरीके से लोगों को शिक्षा के प्रति आप किस तरीके से जागरूक करेंगे, या शिक्षा की तरफ से आप क्या कुछ करेंगे, या आगे के क्या आपके एजेंडे हैं जो आपने मार्क करके रखे कि अब आगे अगर हम जीतते हैं तो हम ये चीज़ें करेंगे? इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 के बाद में आए हैं। मुझे याद आता है कि जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय हुआ करते थे वो एक जेल जैसे लगते थे। बच्चों के लिए एक जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए था नहीं आया, परंतु कायाकल्प योजना के अंतर्गत योगी सरकार ने उन विद्यालयों की उसकी काया परिवर्तन की है। और एक आंकड़े बताते हैं कि सरकारी विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या का एडमिशन का प्रतिशत है वो बढ़ा है, माहौल बढ़ा है। मैं अपने
पूरे प्रदेश के शिक्षकों को भी बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर से बेसिक शिक्षकों के लोगों को, कि उन्होंने भी उसमें बढ़-चढ़ कर योगदान किया है। बहुत सारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उनकी कल्चर एक्टिविटी होती है, बच्चों को खेल के लिए ले जाया जाता है, बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लिया जा सकता है। उनकी पौष्टिक आहार जो आहार योजना, भोजन योजना, वो अच्छे से हुई है। उनको उन बच्चों को देख कर लगता है कि ये एक स्मार्ट बच्चे हैं। मेरी नई शिक्षा नीति भी अगले वर्ष से चालू होने वाली, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त लेकिन मेरे मन में एक बात रहती है कि हमारा जो कानपुर इतना बड़ा एक सेंटर है शिक्षकों के लिए, शिक्षा के लिए, इसमें युवाओं के लिए खास तौर से हमारा जो 5G युवा है, क्योंकि समय के साथ आवश्यकताएं बदलती हैं, उसमें कानपुर कहीं थोड़ा सा पिछड़ गया है। आज हमारा जो युवा वर्ग है, उसकी आवश्यकताएं, उसकी सोच अलग प्रकार की है, जो 1980 के युवाओं की सोच से अलग होगी। उस समय के युवाओं के गानों की जो पसंद थी, आज के युवा की नहीं हो सकती है। ये एक जनरेशन गैप है। बिल्कुल। अच्छी बात ये होती है कि जो अभिभावक होते हैं उस जनरेशन गैप को, दूरी को खत्म करके साथ चलते हैं। ठीक। मैं एक चाहूँगा कि कानपुर में एक युवाओं के लिए हब भी होना चाहिए। एक हमारा आज का युवा जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं, उसको कहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली में उपलब्ध होती हैं, बेंगलोर में उपलब्ध होती हैं, लेकिन कानपुर में उपलब्ध नहीं है। एक चीज़ मेरे मन में और भी थी, कानपुर में बहुत सारे नाट्य और कलाकार जो हमारे थे, उनके लिए कोई यहाँ पर स्टेज नहीं है, कोई उनके लिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ वो अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ, अपने नाटक का मंचन कर पाएँ। उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं उसके लिए भी कुछ वर्क करना चाहता हूँ। मैं वर्क करना चाहता हूँ अपने उन विद्यार्थियों के लिए भी, उन छात्रों के लिए भी जिनको ई लर्निंग बुक या जिनको इस प्रकार की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए कि आज से 30 साल पहले कानपुर में 10 से 20 अच्छी लाइब्रेरी थी। उस प्रकार की लाइब्रेरी बंद हो गई, नई लाइब्रेरी नहीं खुली। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई जो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं उस पर भी होमवर्क करना चाहता हूँ। मैं होमवर्क करना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ के स्किल डेवलपमेंट में जो छात्र डेवलप होते हैं। कानपुर एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है। मैं चाहूँगा, मैं प्रयास करूँगा कि हमारा जो इस यहाँ का युवा है, यहाँ पर जो पुरानी लाइब्रेरीज थी उनको भी बंद कर दिया गया है, तो हाँ बहुत कम हुई, बहुत। मैं एकदम सहमत हूँ आपके पास। जो 18 लाइब्रेरी थी, आजकल शायद 6 या 7 लाइब्रेरी रह गई हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरियों का जो क्लेवर और फ्लेवर है वो 1980 का है। आज का युवा 2022 का है। तो वो जिस प्रकार की लाइब्रेरी चाहता है, शायद वो उपलब्ध नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये जरूर इस पर कुछ होमवर्क करूँगा। और ख़ास तौर से एक बात जो मैं कह रहा था आपसे, कि जिन कानपुर देहात और उन्नाव के युवाओं को जो स्किल ट्रेनिंग इन क्षेत्रों में मिलती है, मैं कुछ यहाँ के उद्योगपतियों से मिलकर चर्चा करूँगा, बातचीत करूँगा कि उनको यहीं पर जॉब मिले, जिससे कि बाहर वो ना जाएं। कानपुर का युवा कानपुर में ही रोजगार को पाए, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में बहुत एक युवाओं के लिए क्षेत्र खाली पड़ा है। और मैं बधाई भी देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जब से उन्होंने इन्वेस्टर समिट शुरू की है और उद्योगों की स्थापना हुई है, उनकी नई उद्योग नीति आई है, बहुत बड़ी संख्या में कानपुर में भी उद्योग लगने वाले हैं, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है आनंद जी, बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पर बताई और फिलहाल हम इंतजार करेंगे रिजल्ट वाले दिन का और देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप विजयी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ पे आने के लिए और तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे दर्शकों को, युवाओं को बताने के लिए कि शिक्षा को लेकर किस तरीके से आप आगे कदम उठाएंगे। हमारे साथ अरुण पाठक जी जुड़े हुए थे, जो कि खंड स्नातक चुनाव बीजेपी प्रत्याशी हैं और जिन्होंने बहुत अहम बातें बताई। वो पिछले 2 बार से MLC हैं, उन्होंने क्या कुछ कार्य किए, साथ ही साथ आगे क्या कुछ करेंगे उस पर भी उन्होंने चर्चा की। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।